नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परमीन शेख। विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस वक्त वक्फ बोर्ड को बचाने की जुगत लगा रहे हैं। वक्फ बिल पर जेपीसी के 5 राज्यों के दौरे का किशनगंज के कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने बहिष्कार किया। 9 नवंबर को गुवाहाटी में हुई जेपीसी की बैठक में कांग्रेस सांसद ने हिस्सा नहीं लिया और आगे भी वो 6 दिनों के अलग अलग राज्यों जैसे भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ की बैठकों का बहिष्कार करेंगे। वक्त पर विपक्ष का रवैया उसके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। चुनौती तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी बन चुके हैं, जिन्होंने टीएमसी में बदलावों का प्रस्ताव सीएम को सौंप दिया है, जिससे ममता बनर्जी मुश्किलों में घिर गई हैं। मुश्किलों में तो घाटी भी नजर आ रही है, जहां आतंकवाद से लेकर राजनीतिक अस्थिरता फिर से देखने को मिल रही है। दरअसल 370 को फिर लागू करने के प्रस्ताव ने घाटी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। तो क्यों जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष है परेशान? क्यों अभिषेक बनर्जी बने ममता के विरोधी? क्या उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एलजी लेंगे बड़ा एक्शन? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड पर जो विपक्ष की बौखलाहट है, उसने अपनी हार मान ली है? देखिए, बौखलाहट नहीं, विपक्ष ये साबित करने की कोशिश करने में लगा हुआ है कि वो सबसे बड़े मुसलमानों के हितैषी हैं। आप देखिए कि किस तरीके से उलमाओं ने चिट्ठी लिखी है, 17 मांगे की है। आप अपने आप को वोटों के बाजार में बेचने को तैयार हो जाएंगे तो आपको सही गलत का जो इल्म है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो? आप मुसलमानों को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि देखो हम बहुत विरोध कर रहे हैं। आपको हकीकत मालूम है कि आपसे कुछ नहीं होने वाला। जेपीसी के अंदर मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम एनजीओ, मुस्लिम स्कॉलर्स, तमाम माइनॉरिटी कमिटीज के लोग वो आकर के बता रहे हैं कि बदलाव चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग ऐसा करना है कि बदलाव नहीं होने देंगे। बिल्कुल। आप ये साबित करने के चक्कर में ये जो लाल काला डायरी लेकर के घूमते हो, संविधान उसको तुमने कूड़े में डाल दिया। ये संजय सिंह कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जबरदस्ती कानून को पास कराने में लगे हुए हैं। भाई, जबरदस्ती कानून पास होता है? कहां कुछ पढ़ाई लिखाई किया है या सिर्फ पहलवानी की है तुमने? जबरदस्ती कानून पास होता है देश के अंदर में? भाई, पार्लियामेंट में मामला आया, जेपीसी बनाई गई, आप लोगों की डिमांड था। दिक्कत इन लोगों का मिसकैलकुलेशन ये हो गया कि जेपीसी में चीजें जाती है तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन यहाँ बहुत तेजी से काम हुआ। और जब जेपीसी में बात गई तो देखिए बहुत सारे पत्रकारों ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मोदी झुक गए। उनको यह समझ में नहीं आया कि पीछे एक कैबिनेट भी डाल दिया, टाइम बाउंड। और अब जो जानकारी आ रही है कि शीतकालीन सत्र में से पेश कर दिया जाएगा, तो आप तो कहीं के नहीं रहे, तो आपके पास क्या बचा? गाली गलौज करना, मारपीट करना, बोतल फोड़ना, वहां हंगामा करना, वॉकआउट करना, बहिष्कार करना, कि ताकि जब ये बिल पेश हो तो आप ये कहेंगे भाई जेपीसी में तो हम लोगों की बात नहीं सुनी गई। अरे भाई, जेपीसी में भी बात नहीं सुनेगी, वहां कोई पार्लियामेंट थोड़ी है, वहां पर डिस्कशन होगा। आप अपने पॉइंट्स दो, आपके पास पॉइंट्स है नहीं। तो ये जो बहिष्कार जो है वो हकीकत सबको मालूम है कि ये जेपीसी की रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में उनको मालूम है कि जो मुस्लिम रहनुमाओं ने सुझाव दिया, उस सुझाव के आधार पे एक पॉजिटिव रिपोर्ट जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी फिर ये शीतकालीन सत्र में पेश करेंगे, वहाँ भी संख्या इनके पास नहीं है और ये बिल पास हो जाएगा। तो फिर ये मुसलमानों को क्या मुंह दिखाएंगे? तो ये कहेंगे कि देखिए हमने तो बहुत विरोध किया लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सके। तो यहाँ पर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है विपक्ष। जिस तरह से यहाँ पर जेपीसी का विरोध कर रहा है, उसकी बैठकों का विरोध किया जा रहा है, तो एक्सपोज हो गया है पूरी तरह से। देखिए, जिस तरीके की हिंदुस्तान की राजनीति रही है,
हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमान कंफ्यूज्ड वोटर रहे हैं। हमेशा से इनके साथ समस्या रही कि 1947 के बाद से लंबे समय तक ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार रही, लेकिन अचानक से मोह भंग होने लगा। और मोह भंग इसलिए हुआ कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां उभर के आई जो कांग्रेस से भी ज्यादा मुस्लिम परस्त राजनीति करती थी, और ये अलग अलग राज्यों में उन पार्टियों के साथ जुड़े, जैसे मुलायम सिंह यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में, बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी, ऐसे रीजनल पार्टियों के साथ ये जुड़े कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद मामले में स्टैंड नहीं लिया, इसलिए सबक सिखाएंगे। तो बिहार उत्तर प्रदेश में सबक सिखाने के लिए इन लोगों ने दूसरी पार्टियों का समर्थन करना शुरू कर दिया, और अब डिमांड बढ़ते जा रही है। तो डिमांड बढ़ रही है तो फिर हो सकता है कि कुछ और रीजनल पार्टियों को समर्थन मिले, जैसे ओवैसी अभी उभर कर आ रहा है कि ओवैसी चाहता है कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग पॉकेट्स हैं मुस्लिमों का, जिस भी राज्य में जितनी सीटें हैं उसमें मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जहां हैं, जहां पर मुसलमान जिता या हरा सकते हैं, उन क्षेत्रों में हम जाकर विधानसभा चुनाव लड़ें, और लोकसभा चुनाव में भी 2-2, 4-4 सीटें अलग अलग राज्य में आ जाएगा तो हम नेशनल पार्टी बन जाएंगे। ये ओवैसी की तरफ भी जा सकते हैं। तो जैसी डिमांडिंग सिचुएशन रही है, वो इस जेपीसी की मीटिंग में इन लोगों को लग रहा है कि अगर हमने बढ़ चढ़ के नहीं बताया, अगर हमने इन मौलानाओं को आश्वस्त नहीं किया कि देखो हमने तो बहुत संघर्ष किया, जितना हो सकता है संघर्ष किया, लेकिन मोदी के सामने टिक नहीं पाए, तब तक ये लोग अपने आप को बैकफुट पर समझते रहेंगे। जिस तरीके से ये बाइकआउट कर रहे हैं, जेपीसी का मतलब क्या है? जेपीसी में गया तो आप सबसे कंसर्न करने के बाद मीटिंग में, उसके बाद फिर आप एक प्रस्ताव बनाएंगे कि कौन कौन से संशोधन हुआ, उसको फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और जब बिल पेश किया जाता है तो उस समय सारे संशोधन को अलग अलग पारित करवाना होता है, और उसमें एक संशोधन पर स्पीकर बोलेंगे, उसमें अगर आपके पास संख्या है तो उसे मंजूर करवाइए, अगर संख्या नहीं है तो आपके संशोधन ही धाराशायी हो जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है इसको लोगों को नहीं बताता, इसको लोगों को मालूम नहीं चलने देता। संजय सिंह जैसे लोग आकर कह देता है कि जबरदस्ती ये बिल पारित करवा देंगे। अगर जबरदस्ती करना होता तो संसद में बिल, संशोधन बिल लाने की क्या जरूरत थी? सीधे राष्ट्रपति के पास जाता, वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक अध्यादेश पारित हो जाता, 6 महीना तक वो अध्यादेश रहता, बीच में कभी कोई बिल लाया जाता। ये प्रक्रिया तो नहीं रही, अध्यादेश नहीं लाए गए, जैसे कांग्रेस की सरकारों में लगातार अध्यादेश जारी किए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में ये धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हैं, और मुसलमान यहां कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी पार्टी को अब सपोर्ट करें, किस राज्य में सपोर्ट करें, या ऑल इंडिया लेवल पर कहां कहां हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो पूरी तरह से विपक्ष बैकफुट पर है, और कहें कि पहली बाजी जो है वो विपक्ष हार चुका है जेपीसी को लेकर। लेकिन बाजी हारती हुई नजर तो ममता बनर्जी भी आ रही हैं। अपने भतीजे के सामने ही उन्होंने कहें कि घुटने टेक दिए। देखिए, पेशेंस जो है राजनीतिज्ञों को बड़ा कम होता है। बेचारे स्टालिन अभी बने हुए हैं, उनके पिताजी करुणानिधि बहुत दिनों तक बेचारे बूढ़े हो गए कि कब मुख्यमंत्री बने। अभी देखिए हाथ मेरा शेक कर रहा है। उन्होंने वो गलती नहीं की जो करुणानिधि ने की, बेटे को अभी डिप्टी सीएम बना दिया, है ना। पेशेंस अखिलेश यादव भी नहीं दिखाए, घर में हंगामा कर दिया, पिताजी को कहा कि नहीं चुनाव तो तुमने जीता कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वो बन गए, और जैसे ही बने तो उनको हटा दिया, बिल्कुल कमरे के अंदर बंद कर दिया। अभिषेक बनर्जी भी यही सोच रहे हैं कि क्या करें, स्टालिन की तरह इंतजार करते रहे कि बूढ़े हो जाएं तब मुझे मौका मिलेगा। और ममता बनर्जी सोच रही है कि कहीं मुलायम सिंह की तरह तो मेरी हालत नहीं हो जाएगी। ये पिछले 2 साल से ही चल रहा है। कोविड के समय से ही बाकायदा अभिषेक बनर्जी ने अलग राग अलापना शुरू किया। ये बीज उसी समय डाला गया जब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी। उस समय ही एक स्लोगन आया कि दिल्ली में राज करेगी ममता, ममता बनर्जी विल डू नेशनल पॉलिटिक्स, और अभिषेक बनर्जी करेंगे बंगाल की पॉलिटिक्स। और मैं आपको बता दूं,
टीएमसी का एक पूरा हाफ धरा इनको सेनापति कहता है, दलपति कहता है कि यही कमांडर है, अब इसका टाइम आ गया है, और इसीलिए वो बार बार बदलाव की बातें कर रहे हैं। जब कोविड आया तो कोविड में सारे जगहों पे अलग तरीके से काम चल रहा था जो बहुत ही खराब था, लेकिन डायमंड हार्बर के इलाके में अभिषेक बनर्जी ने बिल्कुल एक अलग अभिषेक मॉडल क्रिएट कर दिया। मतलब जो ममता बनर्जी कर रही हैं, जो करना चाह रही हैं, उससे बिल्कुल अलग। अभी क्या हुआ है, जब से यह आरजी कर मामला आया, अभिषेक बनर्जी के समर्थक और अभिषेक बनर्जी के लोग, इन लोगों ने ममता बनर्जी का साथ नहीं दिया। आपने देखा कि अभिषेक बनर्जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना के ऊपर डिफेंड किया हो जिस तरीके से ममता बनर्जी कर रही थी। ये पार्टी से अलग लाइन उन्होंने पकड़ी। पार्टी से अलग क्यों? पार्टी से अलग इसलिए क्योंकि वो ये कह रहे हैं, ये बदलाव की जो बात कर रहे हैं, इसके डीप डाउन, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? पीछे की फिलॉसफी ये है कि ममता बनर्जी इस आरजी करके एपिसोड की वजह से शी हैज लॉस्ट हर शाइन। जिस चीज के लिए ममता बनर्जी को लोग मानते थे कि भाई ईमानदार है, कर्मठ है, महिलाओं के लिए खड़ी होती है, मां माटी मानुस, वो सब खत्म हो गया। अभिषेक बनर्जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर टीएमसी को बचाना है तो ममता बनर्जी को अब साइड होना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, कि ताकि ये सारा जो पाप, ये जो सारा जो एंटी इनकम्बेंसी, जो नाराजगी है, वो ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के माथे से हट जाए और नए सिरे से अभिषेक बनर्जी कमान को संभाले। मतलब अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती तो बन चुके हैं। चुनौतियां तो जम्मू कश्मीर में भी कई सारी खड़ी हो गई हैं। खुद उमर अब्दुल्ला जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं और या केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो क्या वो अपनी दिक्कतें खुद बढ़ा रहे हैं वहां पर? देखिए, उमर अब्दुल्ला की समस्या है दो तरह की समस्या। उनको पावर भी चाहिए, और पावर चाहिए तो जम्मू कश्मीर में घाटी के लोगों को खुश करना पड़ेगा, और उनको ये भी चाहिए कि पावर के लिए भी सेंटर की तरफ देखना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ समझौता करते हैं जो वहां पर सेंटीमेंट है, क्योंकि ये चुनाव के समय वहां पर इनकी डील थी। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला बाप बेटे ने डील की। कैसे? ये कट्टरपंथियों के साथ जो वहां पर सेपरेटिस्ट आंदोलन चलाया करते थे, जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द रहा करते थे, उन लोगों के साथ इसकी डील थी कि देखो, अगर घाटी के क्षेत्र में वोटों का बिखराव हुआ तो फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। और इसीलिए इतनी पार्टियां घाटी के क्षेत्र में थी। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक ये नहीं बताता था कि घाटी के क्षेत्र में एक तरफा वोटिंग होगी और वहां पर उमर अब्दुल्ला की पार्टी को इतनी सीटें मिल जाएगी। किसी के दिमाग में नहीं था, क्योंकि वहां पर जो घाटी का क्षेत्र है वहां यह बात भी नहीं कही जा सकती कि मुसलमानों के लिए समस्या है कि टैक्टिकल वोटिंग की जाएगी, तो राशिद इंजीनियर की पार्टी को दोगे तो वहां कोई हिंदू जीत जाएगा, अगर आप पीडीपी को दोगे तो वो हिंदुओं की पार्टी है। वहां तो सज्जाद लोन से लेके पीडीपी से लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस तक सारे मुसलमानों की ही पार्टी है घाटी में। तो वहां ये नहीं समझा जा रहा था कि लोगों के दिमाग में क्या चलेगा। इसलिए बाप बेटे ने मिलकर घूम घूम कर डील की कि देखो, इस बार पहले से बहुत भरपूर चुनाव है। पहले क्या होता था, चाहे पीडीपी की सरकार बने या एनसी की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, कोई भी सरकार बनाएगा तो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कोई मुसलमान ही होगा। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर तुम लोगों ने वोट इधर उधर किया तो जम्मू से भारतीय जनता पार्टी ऐसे उभर कर आ रही है, 30 से ज्यादा सीटें लाएगी और उसके बाद यहां इंडिपेंडेंट कुछ साथ देंगे, मुख्यमंत्री एक हिंदू बन जाएगा। तो ये डील किए हो तो सरकार बनने के बाद उसको उसके बदले में उस एहसान को चुकाना पड़ेगा। तो अभी घाटी के क्षेत्र में वो सेंटीमेंट को जगाना चाहते हैं कि नहीं, आर्टिकल 370 की वापसी होगी। ये वापसी होगी, कैसे वापसी होगी? ये आपके अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं। पीएम मोदी तो सीधे ऐलान कर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करवा सकता। कैसे करवा लोगे? तो ये ऐसे फंस चुके हैं कि विधानसभा में हंगामा किया और हंगामे में इन्हीं के स्पीकर हैं और स्पीकर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही बाहर भगा दिया। उसके खिलाफ
प्रिविलेज मोशन आ रहा है, 6 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है कि इन लोगों ने बदतमीजी की। बदतमीजी किसने की? राशिद इंजीनियर के भाई ने। बदतमीजी किसने की? पीडीपी और एनसी के वो विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ मारपीट करने के लिए उतरे जब वो तख्ती हटा रहे थे। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला बीच में फंस चुका है कि अगर हम घाटी के क्षेत्र के लोगों को खुश करने की बात करते हैं तो एलजी और सेंटर, ये दोनों, राजभवन और दिल्ली, दोनों मिलकर हमें दबाएंगे, कोई ताकत नहीं मिलने वाली है, अधिकार नहीं मिलने वाला है। 370 का इन लोगों ने राग अलापना शुरू कर दिया। अब राज्य भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, पूर्ण राज्य नहीं मिलने वाला, अभी अनुकूल परिस्थिति का इंतजार होगा। तो अभी उमर अब्दुल्ला छटपटा रहा है कि कौन सा रास्ता अपनाए। कभी पीएम मोदी और शाह के सामने गिड़गिड़ाता है, कभी एलजी के सामने जाकर बात करता है, और उधर जाते ही पूरा यू टर्न लेकर उन लोगों के साथ खड़ा नजर आता है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट पर मची हायतोबा संसद के शीतकालीन सत्र में भी देखने को मिलने वाली है। विपक्ष ने अपने तेवरों से बता दिया है कि वो इसे मंजूर नहीं करेंगे, तो वहीं सरकार साफ कर चुकी है कि ये बिल पास होकर रहेगा। वहीं ममता के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती बड़ी हो गई है। घाटी में उमर सरकार के खिलाफ एलजी की बढ़ती नाराजगी उनकी मुसीबतें बढ़ाने वाली है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक विपक्ष बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।